नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सामान्य विज्ञान के इस विशेष सेशन में। लेकिन आज से जो हम अपनी चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको पूर्व में बताया गया है कि इसके लिए एक निर्धारित समय है जो सुनिश्चित किया गया है, और ये सुनिश्चित जो किया गया है ये शाम 4 बजे किया गया है, 4 PM पर सुनिश्चित किया गया है। इस दौरान क्या आपको मिलेगा? इस दौरान आपको लगातार प्रश्नोत्तरी सेशन मिलेगा। न्यूनतम 50 प्रश्नों के साथ ये प्रश्नोत्तरी सेशन होगा। और इसमें कौन कौन से विषय कंप्लीट किए जाएंगे? पहला, साइंस कंप्लीट किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे जो विषय हम कंप्लीट करेंगे वो बिहार स्पेशल कंप्लीट करेंगे। तीसरा जो देखेंगे वो हम हिस्ट्री देखेंगे। और चौथा, यहीं पर करेंट अफेयर्स देखेंगे। तो इन 4 पर आप कह सकते हैं पूरा फोकस रहेगा। हर दिन आपको इन्हीं चारों में से कोई एक सेशन लगातार देखने को मिलेगा, क्योंकि टारगेट वीडियो के माध्यम से आपने समग्रता से लगभग आप कह सकते हो कि 20 से 22 सप्ताह लगातार अध्ययन किया। और इस 20 से 22 सप्ताह में यदि हम बात करें तो ज़्यादातर कंटेंट को आपने 3 से 4 बार 100% समाप्त किया है। इसके साथ साथ वन लाइनर लगातार आप देख रहे हैं, तो ऐसे में आप बेहतर स्थिति में होंगे अपने मूल्यांकन के कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। जो आपने समय दिया 20 से 22 सप्ताह का, वो कितना उपयोगी रहा है, उसका कितना आउटपुट निकल रहा है, इसका मूल्यांकन करना ज़रूरी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन अब आज से आपको निरंतर 4 बजे मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न, जैसे आप जानते हैं टॉप 50 जो हमारी सीरीज चल रही थी, टॉप 50 सीरीज के अंतर्गत सबसे पहले जो हमने हल किया था वो क्या किया था? टॉप 50 की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो हमने हल किया था वो हमने साइंस किया था। साइंस हमने हल किया था। तो टॉप 50 में जो सबसे पहले हमने साइंस हल किया था उसी की बात हम यहाँ पर करेंगे, उसी की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो साइंस से हम चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं। और साइंस में भी सबसे पहले हमने जो पहली वीडियो देखी थी समग्रता से, उसमें हमने सेल के बारे में, कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। तो जो आज का सेशन है ये विशेष रूप से कोशिका से ही संदर्भित प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोशिका और ऊतक, सेल एंड टिश्यू से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ लोग पहली बार देख रहे हो। आपको बता दें कि हमारी एक टॉप 50 सीरीज चल रही है, जिसमें हम बिहार राज्य में पूछे जाने वाले 50 सर्वश्रेष्ठ टॉपिक को हम रखे हैं और उसको पूरा 100% डिटेल में कवर करा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत सामान्य विज्ञान से हुई थी और कंटेंट बहुत ही अच्छा है। यदि एक बार आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप उस कंटेंट को ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि उसकी जो गुणवत्ता है वो उच्च है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने DNA में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों को संश्लेषित करता है? क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने DNA में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? ये आपको बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, आपने एक पढ़ा था प्लास्टिड, यदि आपको याद हो, प्लास्टिड के बारे में आपने पढ़ा था और ये वीडियो में डिटेल में बताया भी गया था लवक के बारे में। और हमने देखा था लवक के बारे में कि भाई लवक हमने जो देखा वो 3 प्रकार के हमने लवक देखे थे। कौन कौन से देखे थे? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट हमने देखा था, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट के बाद दूसरा जो प्रकार देखा था वो देखा था क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा जो प्रकार हमने लवक का या प्लास्टिड का देखा था वो था ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ये हमने 3 प्रकार इनके देखे थे जो हमें पता होने चाहिए। अब जब इन प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया था तो हमने देखा था क्रोमोप्लास्ट जो कि वर्णी लवक है, मतलब बाकी रंगों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, हरित लवक है जो कि हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो था ये था अवर्णी लवक, विशेष रूप से जड़ों से ये संबंधित होता है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो जब हमने प्लास्टिड के बारे में अध्ययन किया था तो वहीं पर हमने देखा था कि बाह्य संरचना इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो प्लास्टिड होता है उसमें DNA भी पाया जाता है और उसमें राइबोसोम्स भी होता है, और जिससे वह स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिड। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं? डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं आपको बताना है। चलिए बताइएगा, डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं? फास्ट जवाब, डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या बोला जा रहा है? स्तनधारियों की कोशिकाओं में, ध्यान से पढ़िएगा, स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीनों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला, स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका झिल्ली में होता है। दूसरा, स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका झिल्ली में नहीं होता है, बल्कि यह खाद्य से सीधे अवशोषित होता है। तीसरा, स्तनधारी की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण रुक्ष अंतःप्रद्रवकी जालिका में होता है। स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण गोल्जी कॉय तंत्र में होता है। आपको बताना है कि भाई प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। यदि आपने अंतःप्रद्रवकी जालिका के बारे में पढ़ा होगा कि भाई ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, इतना तो आपने पढ़ा था। अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में आपने यह भी पढ़ा था कि ये लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। आपने यह भी पढ़ा था कि ये लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। आपने इसके 2 प्रकार पढ़े थे, यदि याद हो आपको। एक पढ़ा था आपने चिकनी अंतःप्रद्रवकी जालिका, और दूसरा आपने पढ़ा था खुरदुरी अंतःप्रद्रवकी जालिका। और आपने यह भी पढ़ा था कि यहाँ पे जो देखने को मिलता है खुरदुरी वाली अंतःप्रद्रवी जालिका, यह प्रोटीनों का संश्लेषण करती है। और इसमें आपने पढ़ा था ये जो खुरदुरी होती है क्यों होती है? मैंने बताया था कि ये खुरदुरी इसलिए होती है क्योंकि इस पर क्या चिपके होते हैं? इस पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, और इसी के कारण ये खुरदुरी होती है, और यही जो है वो प्रोटीनों का संश्लेषण करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका या रुक्ष अंतःप्रद्रवी जालिका, मतलब सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। अब इतना आसान सा प्रश्न, किस बंध से बंधे होते हैं? सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड, स्थिर विद्युत बल या वैन वाल बल? किससे बंधे होते हैं आपको बताना है। किससे बंधे होते हैं आपको बताना है। इन चारों में से किससे बंधे होते हैं आपको बताना है। किससे बंधे होते हैं? फास्ट जवाब दीजिएगा। आपने पढ़ा था डीएनए के बारे में कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, माता पिता से संतानों में आता है। खोज इसकी फ्रेडरिक मिशर द्वारा की गई थी। वाटसन एवं क्रिक ने इसका मॉडल दिया था। इतनी जानकारी आपने किया था। और आपने यह भी पढ़ा था डीएनए सेल के अंदर, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में पाया जाता है। आपने यह भी पढ़ा था कि 4 नाइट्रोजन युक्त क्षारों से ये मिलकर बनता है। और जब आपने पढ़ा था कि 4 नाइट्रोजन युक्त क्षारों से मिलकर बनता है, तो वहीं पर आपने देखा था कि ये हाइड्रोजन बंध से एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इनमें से कौन से भाग हैं जो वनस्पति और पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब, अच्छा प्रश्न है। पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, कौन से हैं? फास्ट जवाब, पादप और जंतु में पाए जाते हैं, इनमें से कौन से हैं जो दोनों में पाए जाते हैं? फास्ट जवाब, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बताएं। देखो सभी को बताना, थोड़ा सा सोचिए, जो आपने पढ़ा है ना कक्षाओं के माध्यम से, वो थोड़ा सा सोचिए। क्या बोला जा रहा है? दोनों में पाए जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम हरित लवक पे। क्या हरित लवक दोनों में पाया जाता है? क्या हरित लवक दोनों में पाया जाता है? तो आपने पढ़ा था कि हरित लवक का संबंध है विशेष रूप से पादपों से संबंधित है, प्रोटोजोआ से संबंधित है। हरित लवक सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाया जाता है और प्रोटोजोआ में पाया जाता है।
ठीक है, तो मतलब हरित लवक जो है ये जंतु में नहीं पाया जाता। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि पहला वाला तो हो गया गलत। दूसरे की जब हम बात करते हैं तो क्या यहाँ पे क्या क्या है, कोशिका भित्ति, केंद्रक और रिक्तिका। क्या रिक्तिका दोनों में पाई जाती है? इसके बारे में आपने पढ़ा था कि रिक्तिका, इसी को रसधानी भी बोलते हैं, और जंतु कोशिका में ये छोटी छोटी अनेक पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में ये छोटी छोटी अनेक पाई जाती हैं, लेकिन जब पादप में बात करते हैं तो पादप कोशिका में एक ही देखने को मिलती है सेंट्रल, और उसका आकार बहुत अलग होता है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट रूप से जो सी विकल्प दिया है, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये तीनों में पाया जाता है, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। लेकिन यदि ये वाले विकल्प नहीं होते तो हम इसको टिक करते, क्योंकि रिक्तिका या रसधानी दोनों में पाई जाती है, लेकिन दोनों प्रकारों में अंतर होता है। अब यदि हम चौथे विकल्प पे आ जाते हैं तो क्या क्या है, कोशिका भित्ति, हरित लवक और कोशिका द्रव्य। कोशिका भित्ति के बारे में आपने पढ़ा था, याद होगा कि भाई ये सिर्फ पादप में पाई जाती है, सिर्फ पादप में पाई जाती है, और ये किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पादप में पाई जाती है और सेलुलोज की ये बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इनमें से कौन सा एक सही है आपको बताना है। इनमें से कौन सा एक सही है आपको बताना है। फास्ट जवाब, कौन सा एक सही? क्या बोला जा रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक होता है, वनस्पति और जंतु दोनों की कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम्स केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। अब यदि आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पे आप बता सकते हो, निश्चित तौर पे आप इसका जवाब दे सकते हो, दोनों के अंतर के बारे में आपको पता हो। अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब, फास्ट जवाब। देखो, हमने पढ़ा था कि भाई केंद्रक या नियंत्रण केंद्र की बात करें, ठीक है, तो ये दोनों में पाया जाता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जब प्रोकैरियोटिक कोशिका की यदि हम बात करें तो वहाँ पे जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है। और इस आधार पे ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है वनस्पति और जंतु दोनों की कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। दूसरे कथन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भाई कोशिका झिल्ली की बात करें तो आप जानते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है और प्राणी और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। और इस आधार पे यदि हम बात करें तो इसका बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको बताइए। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? फास्ट जवाब, आप जानते हैं डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की ये संरचना बनाता है। डीएनए की संरचना 3 प्रकार के पदार्थों से प्रमुखता से होती है, जिनमें नाइट्रोजन क्षार, शुगर और फास्फोरिक अम्ल शामिल होते हैं। और इस आधार पर यदि हम बात करें तो एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह, ए विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताइएगा। ये प्रश्न अच्छा है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। बोला जा रहा है सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहले जगह दिया है कोशिका अंगक और दूसरी जगह दिया है प्राकार्य, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, और इनको मिलान करना है इन चीज़ों से। अब आपको बताना है, जैसे यदि हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले यदि हम मान लीजिए बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध कहाँ से है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध कहीं ना कहीं ऊर्जा घर इसको कहा जाता है, तो इसका संबंध तो हो जाएगा एटीपी से। तो ए का हो गया चौथा। ए के चौथे की बात करें तो या तो सी सही होगा या तो डी सही होगा।
क्लोरोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट का जो संबंध है, क्लोरोप्लास्ट के संबंध की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलता है कि भाई हरित लवक पर्णहरित की उपस्थिति के कारण हरे रंग का होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र है, इसलिए सिर्फ प्रकाश संश्लेषक पादपों में ही ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की यदि हम बात करें, बी विकल्प की यदि हम बात करें, तो इसका संबंध हो जाता है प्रकाश संश्लेषण से। कहाँ से संबंध हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण से। फिर बात आती है राइबोसोम्स और लाइसोसोम की। राइबोसोम की यदि हम बात करें तो इसका संबंध होता है प्रोटीन संश्लेषण से, और लाइसोसोम की बात करें तो इसका संबंध होता है अंतःकोशीय पाचन से, कोशिकीय पाचन से। लाइसोसोम के बारे में एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, लाइसोसोम के बारे में एक चीज़ जरूर याद रखिएगा। क्या चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत, हालांकि उससे जुड़े हुए प्रश्न भी मैंने आगे रखे हैं, वहाँ देख लेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि ये अंतःकोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होते हैं और कभी कभी लाइसोसोम जो है वो अपनी ही कोशिका का पाचन कर उसको नष्ट कर देता है, और इसीलिए जब लाइसोसोम की बात हम करते हैं तो इसको आत्मघाती थैली के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो अंतःकोशिकीय पाचन लाइसोसोम से संबंधित है। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? नोट में अब आप देखेंगे ना, तो नोट करके मैंने इसको आपको नोट कराया था। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? नोट करके मैंने एक लाइन इसके बारे में आपको नोट डाउन कराया था। नोट्स यदि आप पलटोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बताइएगा। आप जानते हैं एडिपोज ऊतक के बारे में या वसा संयोजी ऊतक के बारे में। वास्तविक संयोजी ऊतक यही होते हैं और ये त्वचा के नीचे एवं किडनी के चारों तरफ वसा कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। वसा का संश्लेषण करते हैं, संग्रहण करते हैं और उपापचय करते हैं। साथ ही साथ जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले स्तनधारी हैं उनको ये ताप क्षय से भी बचाते हैं, तो इसका संबंध हो जाएगा एडिपोसाइट। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? चलिए बताइएगा। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, तो गलत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। लाइसोसोम कैसे बनता है? आप जानते हैं हमने पढ़ा था कि ये कोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। कई बार ये अपनी सेल को ही नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इनको आत्मघाती थैली के नाम पर जाना जाता है। इनके निर्माण स्थल की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, इनका निर्माण स्थल जो होता है ये होता है गोल्जी काय में, तो सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा। प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? फास्ट जवाब। प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान क्या है? प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान क्या है? फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सिर्फ एक प्रकार की कोशिका में ये पाया जाता है और उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और कोशिकीय श्वसन की जब हम बात करते हैं प्राणी में तो इसका संबंध है माइटोकॉन्ड्रिया से। बी विकल्प सही उत्तर है। इसको छोड़िएगा, इस पे आइएगा। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? क्या बोला जा रहा है? क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? फास्ट जवाब दीजिएगा। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है। फास्ट जवाब। आप जानते हैं इनमें से जो सूत्री विभाजन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की जो संख्या है वो समान रहती है, ये आपको पता होना चाहिए।
और ये जो गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसी के कारण आपको देखने को मिलता है कि ये ऊतकों की, क्षतिग्रस्त ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है? प्राणी कोशिका में इनमें से क्या अनुपस्थित होता है आपको बताना है। चलिए बताइए, प्राणी कोशिका में इनमें से क्या अनुपस्थित होता है? अभी हमने पढ़ा था, तो गलत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है। यदि आप इसका जवाब गलत देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने पूर्व की वीडियो को भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है और इस सेशन को भी ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है, मतलब सिर्फ पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति की बात अभी हमने किया था कि भैया ये सेलुलोज की बनी होती है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये पादप कोशिका में पाई जाती है। तो सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपापचय की क्षमता, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुतम इकाई है? बताइएगा। देखो, कोई भी प्रश्न जो है ना उसको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो उसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। क्या बोला जा रहा है? उपापचय की क्षमता, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुतम इकाई क्या है? आपने क्या पढ़ा था कि कोशिका सबसे सूक्ष्मतम इकाई है और कोशिका विभाजन जो होता है उसी के कारण वृद्धि और विकास होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका। डी विकल्प सही उत्तर है। किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि? कवक की कोशिका भित्ति पादपों से क्यों भिन्न होती है? बताइएगा। कवक की कोशिका भित्ति पादपों से क्यों भिन्न होती है? आपको बता दें कि जैसे पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, उसी प्रकार से जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है और इसी कारण ये उससे भिन्न है। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। कंडराएं, चलो, कंडराएं या टेंडन जिनके माध्यम से मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, निम्नलिखित में से किस एक लंबे रेशेदार प्रोटीन के दृढ़ सघन बंडल ये होती हैं? ये आपको बताना है। बताइएगा। फास्ट जवाब अच्छा है। फास्ट जवाब। आप जानते हैं टेंडन की बात यदि हम करें तो इसको तंतुमय ऊतक कहते हैं। मांसपेशियों को अस्थियों और दूसरी मांसपेशियों से ये जोड़ता है। यहाँ पर कोलेजन प्रोटीन की यदि हम बात करें तो ये कोलेजन प्रोटीन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है कोलेजन प्रोटीन, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? चलिए बताइएगा। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दो प्रकार की कोशिका को हमने पढ़ा था और वो हमें पता होना चाहिए। जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। अभी आपको मैंने बताया था कुछ देर पहले कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी विकल्प इसका सही उत्तर हो गया। देखो भैया, प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे ना, जल्दबाजी नहीं करोगे ना, तो आंसर निकल जाएंगे जितना अभी आपने पढ़ा है। चलो, मेरिस्टेमी ऊतक के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। क्या बोला जा रहा है? पादपों में मेरिस्टेमी ऊतकों के बारे में बताइए, कौन सा कथन सही है? ये मृत ऊतक हैं और काठ में परिवर्तित होते हैं। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता प्रदान करते हैं। ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाओं में के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। बताइएगा। मेरिस्टेमेटिक ऊतक आपको मैंने बताया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपको बताया था, इसी को हिंदी में नोट कराया था विभज्योतक ऊतक। और इसका मुख्य कार्य क्या था? कोशिका विभाजन द्वारा निरंतर नई कोशिकाओं का निर्माण करना इसका
मुख्य कार्य था। आप जानते हैं कोशिकाएं जो हैं वो विभाजित होती हैं, और जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तभी किसी पादप में वृद्धि होती है, या आप कह लीजिए पादप की मोटाई में वृद्धि होती है। तो डी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलिए इसको बताइएगा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। और यहाँ पे मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, पहला मृत कोशिका से संबंधित और दूसरा जीवित कोशिका से संबंधित। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सर्वप्रथम किसने की थी। यहाँ पे मृत और जीवित कोशिका की बात नहीं की जा रही है। चलिए जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब। आप जानते हैं सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा इसकी खोज की गई थी। हालांकि यह एक मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की जब हम बात करते थे तो लीवेनहॉक का संबंध होता है। तो यदि सबसे पहले किसने की ये पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक को हम टिक करेंगे। यदि जीवित कोशिका के बारे में पूछ लिया जाए तो लीवेनहॉक को हम टिक करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? संकुचनशील प्रोटीन किसमें होते हैं आपको बताना है। 4 प्रकार हैं, इन्हीं में से आपको बताना है। फास्ट जवाब। फास्ट जवाब। आपको ऊतकों के बारे में पढ़ा होगा तो हमने बताया था पेशी ऊतक के बारे में, तो इसका सही उत्तर जो है वो है पेशी ऊतक। इसको बताइए, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? इनमें से किस में डीएनए होता है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, इनमें से किस समूह में डीएनए होता है। प्रारंभ में ही हमने बताया कि डीएनए कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, डीएनए कहाँ कहाँ होता है, अभी जब चर्चा शुरू हुई थी उसी दौरान मैंने आपको बताया था कि डीएनए पाया कहाँ कहाँ जाता है। और जब डीएनए की हमने बात किया था तो आपको याद होगा कि कुछ बेसिक जानकारी हमने बताया था, जैसे सेल के अंदर पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। फास्ट जवाब। देखो, सूत्र कणिका को ही बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, केंद्रक में भी पाया जाता है और हरित लवक में पाया जाता है। ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्यकी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कौन सा है? अभी आपने खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यकी जालिका के बारे में देखा था कि वहाँ पे प्रोटीनों का संश्लेषण होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है चिकनी अंतःप्रद्रव्यकी जालिका के बारे में। यहाँ पे आपको बताना है, आपने पढ़ा था खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यकी जालिका के बारे में कि खुरदुरी क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं और उसी के कारण वो खुरदुरी होती है और प्रोटीनों के संश्लेषण में सहायक होती है। यहाँ पे यदि हम बात करें चिकनी अंतःप्रद्रव्यकी जालिका की बात करें तो याद रखिएगा कि जो चिकनी अंतःप्रद्रव्यकी जालिका है, नोट कर लीजिएगा कहीं पे, बहुत महत्वपूर्ण है। चिकनी अंतःप्रद्रव्यकी जो जालिका है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, नोट कर लीजिएगा, लिपिड तथा स्टेरॉइड का संश्लेषण। लिपिड का संश्लेषण और स्टेरॉइड का संश्लेषण ये करती है। तो यहाँ पे लिपिड दिया है, बी विकल्प आप टिक करोगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जो वृक्ष है, ठीक है, एक बढ़ रहे, यहाँ पे ध्यान से इसको सोचिएगा, सुनिएगा कि बोला जा रहा है एक बढ़ रहे, इसको मत, टाइपिंग एरर है, एक जो बढ़ रहा है पेड़, तरुण पादप है, उसकी शीर्षस्थ विभज्जा, ये जो ऊपर बढ़ रहा है, इसको यदि हम क्षति पहुंचा दें, इसको काट दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? फास्ट जवाब दीजिएगा कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक जो पादप है वो बढ़ रहा है और उसकी शीर्षस्थ विभज्जा को हम क्षति पहुंचा दें तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, बताइएगा। इसके बारे में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, चलिए बताइएगा। आपने विभज्योतक ऊतक का नाम सुना था, मेरिस्टेमेटिक ऊतक।
विभज्योतक ऊतक के बारे में जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा था, सुना था कि यहाँ पे क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन के कारण वृद्धि और विकास आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब इसके बारे में आपने पढ़ा था विशेष रूप से, तो आपने यह भी देखा था कि पौधे की जड़ एवं तने के शीर्ष भाग पर ही ये उपस्थित होता है। ये जो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक है ये कहाँ उपस्थित होता है, पौधे के शीर्ष भाग पर, या जो इनकी आप कह सकते हैं टहनियाँ हैं इनके शीर्ष भाग पर उपस्थित होता है। यदि हम इसको क्षति पहुंचाते हैं तो मतलब ये जो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक है ये समाप्त हो जाता है, इसको हानि पहुंचती है और इससे पेड़ की जो वृद्धि होनी है, जो ऊर्ध्वाधर वृद्धि होनी है, वो रुक जाता है, मतलब पादप की लंबाई पर प्रभाव पड़ता है। चलो, डीएनए के एक तंतुगुच्छ में डीएनए के एक तंतुगुच्छ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये मैंने आपको बताया था, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से प्रोटीन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो आप बताएं इसको क्या कहते हैं? देखो ये कुछ भी नया नहीं है, ये सब बताया गया है। फास्ट जवाब, फास्ट जवाब। डीएनए से आरएनए की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं अनुलेखन। तो इसका सही उत्तर हो गया बी विकल्प। जिनका नहीं सही हो रहा है जाके आपको अवश्य देखना है। फिर से एक प्रश्न रिपीट हुआ है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा कौन सा कार्य संपन्न नहीं होता? आप जानते हैं दो चीज़ मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लिपिड का संश्लेषण ये करती है, एस्टेराइड का संश्लेषण करती है, ये दो कार्य तो संपन्न होते हैं। क्या प्रोटीन का संश्लेषण करती है? नहीं। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? क्षुद्रीय अंतःप्रद्रवी जालिका, जिस पे राइबोसोम्स चिपके होते हैं। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहागार की तरह कार्य करता है? पाचक एंजाइम कहाँ पर रहते हैं? जो पाचक एंजाइम होते हैं उनका संग्रहण कहाँ पे होता है, बताइएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। आपने पढ़ा था लाइसोसोम के बारे में कि निर्माण गोल्जी काय में इसका होता है, और आप कह सकते हो इसमें आपने यह भी पढ़ा था कि लाइसोसोम के बारे में आपने यह भी पढ़ा था कि इसका जो संबंध है कई बार क्या है कि अपने कोशिका का स्वयं पाचन कर लेता है। ये हमने पढ़ा था कि कई बार ये अपनी कोशिका का स्वयं पाचन कर लेता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। जो पाचक एंजाइम होते हैं वो लाइसोसोम में उपस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात हो रही है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। फास्ट जवाब, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कौन सा कथन सही है, क्या बोला जा रहा है? हिस्टोन प्रोटीन के वे प्रोटीन होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में उपस्थित होते हैं। दूसरा बोला जा रहा है हिस्टोन वे प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ संगुणन में केंद्रक में मौजूद होते हैं। तीसरा बोला जा रहा है हिस्टोन वे प्रोटीन होते हैं जो साइटोसोल में लिपिड के साथ संबंध होते हैं। और चौथा बोला जा रहा है हिस्टोन वे प्रोटीन होते हैं जो साइटोसोल में कार्बोहाइड्रेट के साथ संबंध होते हैं। इनमें से कौन सा सही है, बताएं। आप जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। ये क्रोमैटिन पदार्थों के मुख्य प्रोटीन होती हैं और डीएनए के साथ संगुणन में केंद्रक में ये पाई जाती हैं। और इसके आधार पर यदि हम बात करें तो बी विकल्प सही हो। इसको बताइए, निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है, आपको फास्ट जवाब देना है। न्यूक्लिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है?
देखो, न्यूक्लिक अम्ल जीव द्रव्य कला में नहीं पाया जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में नहीं पाया जाता है। इसको बताओ। पादपों में संवहन ऊतक का एक घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पादपों में संवहन ऊतक का एक घटक इनमें से कौन सा नहीं है, बताएं। अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया गया है। आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा होगा ना, इन्हीं को हम बोलते हैं संवहन ऊतक। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इनका एक घटक कौन सा नहीं है? रेशा, वहनिकाएं, परिरंभ या चालनी नालिका? फास्ट जवाब, फास्ट जवाब। देखो, इसका सही उत्तर हो गया परिरंभ। ठीक है, देखो रेशा तो जरूरी है, वहनिकाएं भी आपको देखने को मिलती हैं और चालनी नलिकाएं विशेष रूप से फ्लोएम के संबंध में होती हैं। ठीक है, परिरंभ आपको नहीं देखने को मिलता है। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किस जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? इनमें से कौन सा है जिसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, बताइएगा। आपको बता दें, इनमें से एक है जो टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के अंतर्गत आता है और इसका नाम है मार्सिलिया। तो मार्सिलिया इसका सही उत्तर है। इसको बताओ, क्या बोला जा रहा है? स्तनधारियों की कोशिका में निम्नलिखित में से किस अंगक में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रचुर मात्रा में कहाँ पर होते हैं आपको बताना है। फास्ट जवाब। देखो, हमने जब पढ़ा एंजाइम के बारे में कि भैया एंजाइम, पाचक एंजाइम कहाँ पर होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम कहाँ पर होते हैं, तो रट जाइएगा कि इसका संबंध होता है लाइसोसोम से। सी विकल्प इसका सही उत्तर। इसको रट जाइएगा। पाचक एंजाइम की बात आए, जल अपघटन एंजाइम की बात आए तो आपको लाइसोसोम याद रखना है। इसको बताइए, निम्नलिखित पर विचार करिए, क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है? उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, उपयुक्त में से कौन से सजीवों के लक्षणों में सम्मिलित हैं? इनमें से कौन से हैं जो सजीवों के लक्षणों में सम्मिलित हैं, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन से हैं जो सजीवों के लक्षणों से संबंधित हैं? फास्ट जवाब, सजीवों के लक्षणों से कौन से संबंधित हैं? देखो, बहुत आसान है। देखो, जिनको ना समझ, उत्सर्जन तो आप जानते हैं सजीवों में होता है, पादपों में भी होता है। प्रजनन की बात करें, ठीक है, प्रजनन की यदि हम बात करें तो यह भी आपको देखने को, यदि हम बात करें कि इनमें से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं, उपयुक्त में से सजीवों, जंतु और पौधों में कौन से लक्षण सम्मिलित हैं, तो इसमें सबसे पहले यदि हम बात कर लें पहले प्रकार की, उत्सर्जन की बात कर लें, तो आप जानते हैं उत्सर्जन दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रजनन की बात करें तो प्रजनन भी देखने को दोनों में मिलता है, पादपों में भी देखने को मिलता है और जंतु में भी देखने को मिलता है। लेकिन जो तरीका होता है, आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए जो इनके प्रकार होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो प्रजनन भी दोनों में देखने को मिलता है। उद्दीप यदि हम बात करें तो यह भी दोनों में देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, कोई कांटा चुभ गया तो उसके प्रति जो आप अनुक्रिया दोगे, या कोई आपका पसंदीदा भोजन आपके सामने आ जाए तो वहाँ पे जो प्रतिक्रिया दोगे, या आप निकल रहे हो, सूर्य का प्रकाश एकाएक बहुत ज़्यादा हो गया तो उसके प्रति जो आप प्रतिक्रिया करते हो, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब उद्दीप के अंतर्गत आता है। तो आप कह सकते हो कि ये तीनों के तीनों सजीवों के लक्षण हैं। इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? चलो, इसको आज के क्लास में हमने ये जो 5वां क्लास था हमारा, 5वें क्लास में इसको हमने डिस्कस किया है। 5वें क्लास में इसको हमने डिस्कस किया है जब हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र के बारे में। बताइएगा, किसके कारण ऐंठन होती है? देखो, हमने आज पढ़ा था, इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। इसका कारण है अनाक्षी शोषण। क्या कारण है? अनाक्षी शोषण।
क्योंकि इसमें क्या है, ग्लूकोज जो है वो टूट नहीं पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो ग्लूकोज टूट नहीं पाता है, और उसी के कारण ये आपको देखने को मिलता है कि लैक्टिक अम्ल जो है ये जमा हो जाता है हमारी मांसपेशियों में, और थकान हो गया, ऐंठन हो गया, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बी विकल्प सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, श्वेत रक्त कणिकाएं, उपयुक्त में से कौन एक कोशिकीय संरचना के उदाहरण हैं? इनमें से कौन से हैं जो एक कोशिकीय संरचना के उदाहरण हैं? चलिए बताइएगा, अच्छा प्रश्न है। कौन से हैं जो एक कोशिकीय संरचना के उदाहरण हैं? फास्ट जवाब। आप जानते हैं सबसे छोटी जीवित कोशिका एक जीवाणु की होती है, सबसे बड़ी जीवित कोशिका शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है एक कोशिकीय वाला, मुर्गी का अंडा भी यदि हम बात करें तो जो निषेचित नहीं होता है वह एक कोशिकीय होता है। साथ ही साथ यदि हम श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें, श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो ये इसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। और कोई जवाब दीजिएगा इसका। श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो ये भी इसी में है, क्योंकि एकल संरचना के ही उदाहरण हैं। अमीबा तो है, पैरामीशियम भी है, मुर्गी का अंडा भी है, और श्वेत रक्त कणिकाएं भी इसका उदाहरण है। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो कोशिका, जो आप कह सकते हो कि एकल कोशिका से बनी संरचना जो होती है उसी को हम बोलते हैं एक कोशिकीय संरचना। इसको बताइएगा। फास्ट। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या बोला जा रहा है? इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, विषाणु और नील, देखो इसमें गलत लिखा है, इसको इग्नोर करें, नील हरित शैवाल इसके उदाहरण है, ठीक है। उपयुक्त में से, अब इसमें देखो क्या टाइपिंग वालों को इतना समझाया जाता है, लेकिन हम क्या करें, कमी हमारी है कि हम चेंज नहीं कर सकते उनको। ये इसमें आना ही नहीं चाहिए था, क्रोमोजोम्स अथवा गुणसूत्र इसमें आना ही नहीं चाहिए था, माफ़ करिएगा, ये भी प्रश्न इन्होंने गलत करा दिया। इसको देखते हैं। पादप और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्नता रखती हैं, भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्नता रखती हैं, उसके कारण दिए गए हैं। पहला, जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है। प्लास्टिड नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती हैं। तीसरा, जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, या इसी को रसधानी बोलते हैं। तो बताइएगा, अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा कौन से सही हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। पूर्व की घटनाक्रम को यदि आपने ध्यान से सुना होगा आप इसका जवाब दे सकते। सबसे पहले की बात कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है। हमने बार बार पढ़ा, कई सारे प्रश्न देखा, भैया जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, सिर्फ पादप कोशिका में मिलती। पहला गलत। दूसरा, प्लास्टिड नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में पाई जाती हैं, एकदम सत्य है। जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। इसके बारे में पूर्व में एक प्रश्न था, अभी हमने डिस्कस किया था, यह भी सही है, मतलब 2 और 3 सही। तो इसमें 40 ही प्रश्न थे। यहीं तक चर्चा आज समाप्त होती है। कल हम जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो वहाँ पे प्रश्न और भी रहेंगे, तो और अच्छे से देखेंगे। आज आपको बताना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न, देखो इस सेशन को हमने क्यों प्रारंभ किया, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। 2 मिनट का समय और लूँगा। इस सेशन को इसलिए प्रारंभ किया कि जो टॉप 50 सीरीज हमारी चल रही है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई फैक्ट वहाँ पे छूट गया, टॉप 50 सीरीज़ के अंतर्गत कोई फैक्ट हमारा मान लो छूट गया, जो हमारी टॉप 50 सीरीज़ चल रही है, कोई फैक्ट यदि छूट गया
तो उस छूटे हुए फैक्ट को हम प्रश्नों के रूप में रख लेते हैं और प्रश्नों के साथ उसकी चर्चा कर लेते हैं, तो वह भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इस प्रकार से 90 से 95% जो पाठ्यक्रम है जीव विज्ञान का या किसी भी विषय का, उसको हम कंप्लीट कर सकेंगे सुपर 50 प्लस प्रश्नोत्तरी सेशन के साथ साथ। एक चीज़ और याद रखना है, जो लोग आप में से पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दें टॉप 50 सीरीज चल रही है और टॉप 50 में बीपीएससी को लेकर के बीपीएससी के जो सर्वश्रेष्ठ 50 टॉपिक हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और ये 50 टॉपिक 3 सब्जेक्टों से प्रमुखता से हैं, बिहार स्पेशल, दूसरा सामान्य विज्ञान और तीसरा इतिहास। इसके साथ साथ इसमें राज्य व्यवस्था के भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होंगे और अर्थव्यवस्था के भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। और ये जो प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है ये इन्हीं पर आधारित होगी, जो हम टॉप 50 में पढ़ेंगे उसी से जुड़े हुए प्रश्नों को भी हम हल करेंगे, जिससे हमारे प्रश्नों को सही करने की जो संभावनाएं हैं वो मैक्सिमम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कोई त्रुटि है, कोई भी कमी आपको लगती है तो उस बारे में बताइएगा, जिससे उस पर सुधार किया जा सके, उस दिशा में हम काम कर सकें और उस पर सुधार कर सकें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और टॉप 50 सीरीज़ को भी अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।